अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ साथ प्रोग्राम में हमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। निज़ामी साहब, गर्मी की शिद्दत भी कुछ बढ़ गई है और इसके साथ साथ अखाड़ पछाड़ का मौसम भी शदीद होता जा रहा है। कुछ खबरें इस्लामाबाद से वफाकी काबीना में रद्दोबदल की हैं, अभी तो हुकूमती तर्जुमान उनकी तरदीद कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में जो है वो इत्तलात आई हैं कि IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी साहब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील कर दिया गया है। इस बारे में आपको मैं तफसील से ब्रीफ करूँगा। कुछ मेरे पास भी खबरें हैं। नहीं, आज आपकी मुलाकात हुई है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पंजाब से, जी मुजदार साहब से, उससे मुतालिक ज़रा बताएं। और फिर उनका एक बयान भी आया कि जो अफसर काम करेगा वही टिकेगा। ये दबंगपन आपसे मुलाकात के बाद या उससे पहले ही? नहीं, वो आज ज़रा मुझे जो निजी मुलाकात थी, मैं वैसे तो उनके वालिद साहब के अफसोस करने के लिए गया था, दुआ के लिए। तो उनको पहले इसके मुकाबले में मैंने बड़ा पुरएतमाद, कॉन्फिडेंट और असर्टिव पाया। और कुछ नज़र आ रहा था कि मामलात जो हैं वो अपने आप को असर्ट करेंगे, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह शहबाज शरीफ साहब का स्टाइल था, उससे ज़रा मुख्तलिफ स्टाइल है। लेकिन पहले की निस्बत अब एतमाद जो है वो खासा ज़्यादा है। इससे मुतालिक आपसे डिटेल में बात करूँगा, मुलाकात का अहवाल क्या रहा। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब से बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। निज़ामी साहब, शुरू में एहतसाब ही प्राइम ऑब्जेक्टिव मंशूर में था PTI के। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो मैंडेट भी है शहजाद साहब आपका, अब तक कितना काम हुआ है? जी देखिए, जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं उसके अंदर दो तरह की रिफॉर्म्स हैं। एक कवानीन के अंदर रिफॉर्म्स हैं जो कि पार्लियामान के अंदर होती हैं, और दूसरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिफॉर्म्स हैं। और तमाम जो इदारे हैं हुकूमती, उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का काम हो रहा है। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में सबसे इम्पॉर्टेंट इदारा है, उसकी पूरी रीहॉलिंग हो रही है। उसकी जो वर्किंग, वो एक डेड हॉर्स था, 2007 से बना हुआ था और उसकी वो बड़ा अंडर वर्क था, और वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी जो थी वो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। उसे रीवैम्प करके दोबारा से इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है। अभी जो रीसेंट अमेंडमेंट उसमें सजेस्ट की गई है, उसमें उसको कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि अगर जो उसने बैरून मुल्क MOUs करने हैं, कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है या रिसीव करनी है, उसका वफाकी हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तो इस तरह की भी इंडिपेंडेंस आगे ट्रिकल डाउन की जा रही है। फिर इसी तरह से उसकी जो अपनी वर्क फोर्स है, उसके अंदर बैंकर्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स की एक मुश्तरका टीम बनाई जा रही है। इसी तरह से FIA के अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अलग से एक यूनिट कायम करने की भी तजवीज़ ज़र गौर है, जो कैबिनेट के सामने कुछ दिनों में लाई जाएगी। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे आपके अंदर जो सिस्टम में कमियां हैं, मैं समझता हूँ इदारों की परफॉर्मेंस के हिसाब से उससे काफ़ी बेहतरी आएगी। इसी तरह से जो लॉ की रिफॉर्म्स के ऊपर कमेटी है, अभी एक हमारी जो कैबिनेट की सब कमेटी होती है लेजिस्लेटिव केसेस की, उसने पूरा एक लॉ रिफॉर्म पैकेज जो है, जिसमें कोई 8-9 कवानीन हैं, जिसमें इंटरनेशनल म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का भी कानून जो पहली दफ़ा पाकिस्तान में बनने जा रहा है, वो तमाम चीज़ें वेट करके दोबारा से लॉ डिपार्टमेंट को भेजी हैं, लॉ मिनिस्ट्री को भेजी हैं, जो कि अब उसको कैबिनेट के सामने लाएगा और फिर नेशनल असम्बली के सामने पेश किए जाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों पे काम हो रहा है। इसके साथ साथ इदारों को मजबूत भी किया जा रहा है और इंडिपेंडेंट भी बनाने की कोशिश है। अच्छा शहजाद अकबर साहब, ये आपने और फवाद चौधरी साहब ने और हमाद अज़हर जो हैं वज़ीर ममलकत बराए रेवेन्यू, एक बड़ी ही सेंसेशनल किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ाम शहबाज शरीफ फैमिली पे हैं, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ख़ुद, हमज़ा, सुलेमान, उनकी हमशीर खान, उनकी वालदा, कोई छाबड़ी वाले के नाम हैं, कोई अरबों रुपए, कोई मिलियंस डॉलर्स हैं और पाउंड हैं, वो कोई और ठेले वाला है, कोई पापड़ वाला है। तो ये कोई अमूमन बातें तो ये बहुत होती हैं, लेकिन कोई गिरफ्त हमेशा कमज़ोर होती है। और कहा जा रहा है कि मसला वहाँ कहा गया कि 1992 में जो इकनॉमिक रिफॉर्म एक्ट के तहत जो आप बाहर से पैसा ला सकते थे, नो क्वेश्चन आस्क्ड, ये किया ही मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गया था, इससे और किसी ने फ़ायदा नहीं उठाया।
देखिए ज़मीर साहब, बात यह है कि पहली तो बात मैं करता चलूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी ये इसका एक बैकग्राउंड है। पिछले 2 हफ्तों से आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सोर्सेज से, मीडिया से कुछ लोगों ने बड़ा एक्सक्लूसिव इसके ऊपर एक्सपोजे किया और जो चीज़ें सामने आ रही हैं, फिर उस असना में आपने ये भी देखा कि हमज़ा शहबाज साहब की गिरफ़्तारी के लिए वारंट्स निकाले गए और 2 कोशिशें भी हुई और फिर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से प्रिवेंटिव बेल आ गई और अभी वो नैब में पेश हो रहे हैं। उस सारे पैराए में अपोजिशन का जो एक ऑनस्लॉट था गवर्नमेंट के ऊपर कि जैसे ये कोई गवर्नमेंट कर रही है और सारी इल्ज़ाम तराजी गवर्नमेंट की थी। हम ये समझते थे कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है, चूँकि हमारी हुकूमत एहतसाब के मैंडेट पे इलेक्ट हुई है, तो आवाम के सामने वो हक़ाइक़ रखने के जो इस वक्त बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से भी सामने आ चुके थे, और दूसरा ट्रू पिक्चर रखने की, क्योंकि जो रेवलेशंस हो रही हैं, जो चीज़ें तहकीकाती इदारों के सामने आ रही हैं, वो बड़ी मैं समझता हूँ बड़ी उसमें बड़ी एक तशवीश का इजहार होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखिए जो लीडरान हैं जिनका काम इन कवानीन का बेहतर इस्तेमाल है, वो इन्हीं कवानीन का गलत इस्तेमाल करते हुए अपनी पर्सनल वेल्थ को ग्रो कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। यहाँ से ही आपको अपनी इकनॉमिक डाउनफॉल जो पिछले 10-15 साल से एक्सट्रीम डिप में हम जाना शुरू हुए हैं, उसका पता भी मिलता है। अब वो जो केस के अंदर हुआ क्या है वो भी समझना बड़ा ज़रूरी है कि शहबाज शरीफ फैमिली की जो टोटल नेट डिक्लेयर्ड एसेट वैल्यू है पाकिस्तान में, जो वो ख़ुद हर साल तकरीबन सन 2008-9 से तवातर से फ़ाइल कर रहे हैं, जब से वो पाकिस्तान वापस आए हैं और दोबारा से इक़्तिदार में आए हैं, उसमें उसका 95 से 99% जो है वो रेमिटेंसेस पे मबनी है, यानी कि वो पैसा बाहर से आता है। अब जब उनको देखा गया पैसा बाहर से आता है, तो वो पैसा बाहर आने में भी हमें ओमनी पार्ट 2 नज़र आता है कि पैसा भेजने वालों में जो जिनकी डिटेल दी गई है कि ये लोग पैसे भिजवा रहे हैं मुख्तलिफ़ ट्रांजैक्शंस में, कोई $50,000 की है, कोई $2 लाख की है, कोई $8 लाख की है, वो ट्रांजैक्शन भिजवाने वालों की जो प्रोफाइल है वो मैच नहीं करती, उनकी आइडेंटिटीज़ मिसयूज़ हुई हैं। एक अगर पापड़ वाला है तो वो सवाल पैदा होता है, जब उस शख्स का पासपोर्ट भी नहीं बना तो वो किस तरह से लंदन से तवातर से 1 मिलियन से ज़ायद की ट्रांजैक्शन कर रहा है हमज़ा शहबाज साहब के अकाउंट से, और वो फिर ये सारे पैसे आते हैं और इन सारे पैसों से मुख्तलिफ बिजनेसेस बनाए जाते हैं जो सारे 2008 के बाद के हैं। उसमें पोल्ट्री का बिज़नेस है, दूध का कारोबार है, अंडों का कारोबार है, मुख्तलिफ कारोबार हैं, फीड का है, कंस्ट्रक्शन का है, और उससे आपकी जो पर्सनल वेल्थ है वो ग्रो कर रही है। अब बात ये है कि ये तो दूसरी जो आप देखिए कि 2 हफ्ते पहले 10 दिन पहले कुछ लोगों को गिरफ़्तार करके नैब ने एहतसाब अदालत लाहौर के सामने पेश किया। वहाँ कुछ और बड़े होशरुबा किस्म के हक़ाइक़ सामने आए जिन्होंने तस्लीम किया अदालत के सामने, और ये अदालत के ऑर्डर का हिस्सा है जो उनका रिमांड दिया गया कि वो पैसों से भरे हुए बैग बस्ते जो थे वो मॉडल टाउन से रिसीव करते थे और उनको लेके जाते थे मनी चेंजर्स के पास टीटियाँ लगवाने के लिए। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये कौम के सामने रखना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि ये हो ये रहा है कि बैरिस्टर साहब लोग पहले भी गिरफ्तार होते रहे हैं, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी होती रही है और इस तरह के इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं, लेकिन आखिर में हम देखते हैं इदारे हों या कोई फ़रीक हो, उसकी प्रोसिक्यूशन इतनी कमज़ोर होती है कि इन लोगों को, अशराफिया को जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, रिलीफ मिल जाता है। अब की बार जो क्लेम आप कर रहे हैं, आपकी सरकार कर रही है, इसको लेकर सबूत क्या हैं? और मुस्लिम लीग नून भी सबूत मांग रही है, उनकी तर्जुमान ने भी कहा। औरंगजेब ने तो चैलेंज किया कि आप सबूत लेके आए। जी बिल्कुल, देखिए सबूत अगर जो लोग फाइनेंस के मामलात को समझते हैं और स्विफ्ट मैसेजेस और रेमिटेंसेस को समझते हैं, ज़ाहिर बात है नैब के पास इनकी बैंक डिटेल्स भी होंगी, वो वाउचर्स भी होंगे, आर फॉर्म भी होते हैं। ये केस जो मुझे नज़र आ रहा है ये इररिफ्यूटेबल, इररिबटेबल एविडेंस का केस है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का केस है। अब ये बात पब्लिक में कह देना तो सबूत क्या है बड़ा आसान होता है, लेकिन जब इन्हें नैब में बुलाया जाता है और वहाँ पे कोई जवाब नहीं दे पाते हैं, और इसी तरह से अदालत के सामने भी क्या जवाब देंगे। जहाँ तक बात है रिलीफ़ की, तो मैं समझता हूँ ये पॉइंट आपका बड़ा बजा है कि मसला ये है कि जो सरकार के रिसोर्सेज होते हैं वो बड़े कम, और जो मुल्ज़मान हैं वो बड़े बाअसर हैं और बड़े बारसूख हैं और उनके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा है। अगर एक प्रोसिक्यूटर की तनख्वाह $1.5 लाख एक इदारे में है और उसका मुकाबला 70-80 करोड़ रुपए वाले वकील से हो रहा है, तो फिर वहाँ पे बहुत बड़ा एक सवालिया निशान उठता है।
हमारी हुकूमत जो जिस चीज़ के ऊपर, जिस मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था, काम कर रही है, वो है इन इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग। कि यहाँ पे एक तो ये है कि बेहतरी लाई जाए, इसके लिए ज़्यादा फंड्स दिए जाएं, बेहतर से बेहतर वकील किए जाएं, और जो स्पेशली हाई प्रोफाइल केसेस हैं उसके अंदर आपकी देखिए अभी शुरू से हमारी वीकनेस रही है प्रोसिक्यूशन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक अच्छा इन्वेस्टिगेट हुआ केस अगर वीक प्रोसिक्यूशन होगी तो वो ख़राब हो जाता है। इस केस में हमारी तवक्को है कि नैब बेहतर प्रोसिक्यूटर्स का चुनाव करेगी और केसेस को भी, तो देखिए ये इन्वेस्टिगेशन ऑथोराइज हुई है, नए अरेस्ट हुए हैं, 90 डेज़ के अंदर रेफरेंस फाइल होना है, तो फिर देखा जाएगा कि प्रोसिक्यूशन की कारकर्दगी कैसी है। लेकिन इस वक्त तो ये भी है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है जो कि प्री अरेस्ट का रिलीफ है, हमज़ा साहब को मिला हुआ है, और पहले तो वो नैब में शायद पेश भी नहीं हो रहे थे, पिछले 6 माह से उनको बुलाया जा रहा था, तो आज कल तो वो नैब के दौरे कर रहे हैं। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि 17 तारीख को जब उनकी बेल की हेयरिंग है तो उस दिन क्या होता है, क्योंकि नैब का कानून जो है उसका अगर इतलाक़ सब पे बराबर किया जाए तो प्री अरेस्ट बेल इतनी लंबी, इतने स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स होते हुए बड़ी मुश्किल लगती है और बड़ा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है जो है। तो अब देखना ये होगा कि अब उनकी लीगल टीम और फिर ज़ाहिर बात है जो प्रोसिक्यूटर्स वहाँ पे मौजूद होंगे उनमें से कौन ज़्यादा अदालत को मुतमईन कर पाता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इस चीज़ को कतई नज़र रखते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इसके अंदर इल्ज़ामात हैं, जो चीज़ें हैं, जो सबूत सामने आ रहे हैं, और ऑफ़ कोर्स देखिए हम टीवी प्रोग्राम के ऊपर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं या कोई प्रोग्राम अपनी तरफ से सबूत दिखाता है, इसके पैरेलल भी एक चीज़ चल रही है। वो पैरेलल ये है कि जब आप नैब के सामने सिर्फ हमज़ा साहब की बात नहीं है, कोई भी पेश होता है तो उसको दिखाया जाता है कि जी आपके खिलाफ ये सबूत हैं। अच्छा, ये सबूत किसके पास है? बैरिस्टर साहब आपके पास है या नैब के पास है? देखिए वो तो जो तहकीकाती इदारा है उसके पास होंगे तो ये चीज़ उठ रही है। नहीं तो फिर वज़रा किस कैपेसिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवाम को बता रहे हैं कि इनके खिलाफ सबूत मिले हैं? अगर ये इदारे नहीं कर रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी बिल्कुल का जवाब दे रहे हैं, देखिए वो जी देखिए वज़रा उन इल्ज़ामात का जवाब दे रहे हैं जो हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, यानी कि आपके पास अपने जो आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं उनका डायरेक्ट कोई जवाब नहीं है तो आप सीधा सीधा वज़रा के ऊपर हमला कर दें, ये वो वाली सिचुएशन है। और अभी तक जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं। ये चीज़ें उनके अरेस्ट वारंट के वक्त भी पेश की गई हैं, जो रिमांड लिया गया है, जो लोग पेश हुए हैं वहाँ पेश किए गए हैं, कोर्ट डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। बाकी हम आपकी तरह हम भी मीडिया पे देख रहे हैं क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, तो उन चीज़ों को ही बुनियाद बना के हम तो वो चीज़ आपके सामने रख रहे हैं। बाकी जो नैब का पूरा मुकदमा है, देखिए वज़रा की बात करनी इसलिए बनती है कि सुबह शाम ये तासुर पैदा किया जाता है जैसे कि ये पॉलिटिकल केस है। जिस तरह से अगर आप अरेस्ट के मामले को ले लीजिए तो इस अगर मॉडल टाउन वाले इंसिडेंट को आप कंपेयर करें आज से कुछ साल पहले वाले मॉडल टाउन इंसिडेंट में, जहाँ पे यही पंजाब पुलिस थी और उसने क्या दहशतगर्दी की थी वो अवाम के सामने है। यहाँ तो मैं समझता हूँ कि वो नैब की टीम जो गई है वो तो घर के अंदर भी दाखिल नहीं हो सकी। तो क्या अगर ये हुकूमती इसके अंदर दखल अंदाजी होती तो क्या यही पंजाब पुलिस वही खून की होली नहीं खेल सकती थी जो कुछ साल पहले खेली गई थी? तो ये तो फ़र्क है और इस फ़र्क को वाज़े करना और इसको डिफेंड करना हमारा राइट है और इसी पोजीशन को हम वाज़े करने के लिए आज नैब चेयरमैन ने यह भी कहा कि ख़वातीन से जो शहबाज शरीफ की फैमिली की ख़वातीन है उनको सवालनामा भेजा जाएगा, नैब उनको तलब नहीं करेगी। एक तो ये बताएं कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जब तक शवाहिद आए हैं ये टोटल कितना अमाउंट है जो इसके ज़रिए आपके नज़दीक इस तरीके से गैर कानूनी ज़राए से हासिल किया गया? दूसरी ये है कि शरीफ फैमिली तो थी एग्जाइल में, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उस मैं कह रहा हूँ शरीफ फैमिली थी एग्जाइल में, तो वहाँ पे से ये पैसे और ज़राए से भी मंगवा सकते थे कि इन्होंने पापड़ वाले और ये वगैरह क्यों यूज़ किए? जावेद साहब ये बड़ा अच्छा सवाल है और मेरे ख्याल में हमारे जहन में भी यही सवाल है। लेकिन होता ये है कि जब चोरी का माल होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जेन्युइन तरीक़ों से जेन्युइन लोग इस्तेमाल करने। आजकल के दौर में जेन्युइन ट्रांजैक्शन लोग अपना, देखिए किसी ने सिम कार्ड के लिए आज तक आपको अपना कोई शनाख्ती कार्ड नहीं देता, ये उसी तरह की बात है। ये अब मसला ये हुआ है कि यहाँ पे भी सवाल उठता है कि अगर आप एग्ज़ाइल में थे, दूसरा ये है कि एग्ज़ाइल में रहने के बावजूद आपके आज भी पूरी शहबाज शरीफ फैमिली के डिक्लेयर्ड एसेट में से कोई बिज़नेस पाकिस्तान से बाहर नहीं है,
कोई एसेट मां सवाए वो जो 4 मकान शहबाज शरीफ साहब के थे, जिनमें से 2 शायद वो बेच चुके हैं रिसेंटली, वो भी मॉर्गेज पे बताते हैं, लेकिन आज तक कोई मनी ट्रेल नहीं दिया कि वो 4 मकान कैसे उन्होंने एक्वायर किए लंदन में। लेकिन फिर भी उन मकानों से कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो ये चीज़ होते हुए फिर ये सवाल उठता है कि ये बाहर से जो पैसा आ रहा है आपके अकाउंट्स में, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, 25-26 मिलियन डॉलर के लगभग मुझे रकम बताई जा रही है, तो अगर इतनी रकम आपके अकाउंट्स में आ रही है और उसका आप डायरेक्ट बेनिफिट उठा रहे हैं और पाकिस्तान में अपनी जायदाद पूरी एक इस्टाब्लिश कर रहे हैं, तो फिर ये सवाल उठता है कि ये किस तरह से हुआ, ये भेजने वाले कौन थे। और जब भेजने वालों की प्रोफाइल आप देखते हैं और जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो उस हैसियत में तो दूर की बात है। इसमें मैं एक बड़ी टेक्निकल चीज़ आपको बताता चलूँ, जो मैंने स्विफ्ट मैसेजेस देखे हैं, ये आपके सामने भी आए हुए हैं। इन स्विफ्ट मैसेजेस में ये ओवर द काउंटर रेमिटेंसेस हैं, यानी कि एक शख्स फिज़िकली एक मनी एक्सचेंज वाले के पास गया और उसने कहा ये $1 लाख है, $1.5 लाख है, ये मैं फलां शख्स अच्छा, को भेजना चाहता हूँ। ये जो सारा सिलसिला है बैरिस्टर साहब एहतसाब का, इसमें ज़रा ये बता दें, इलेक्शन से पहले आपका ऐलान था कि लूटा हुआ पैसा हम वापस लाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत बहुत बुरे हालात हैं, IMF के पास भी हम जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये टास्क दिया गया है अगले कितने महीने तक, कितने सालों तक, कितनी अमाउंट पाकिस्तान आ सकती है? देखिए, इस पे जो मुख्तलिफ पैराओं पे काम हो रहा है, सबसे पहली बात यह है कि आप वो एग्जिस्टिंग ट्रीटीज़ नेटवर्क पूरा बना रहे हैं जिसके तहत बैरून मुल्क से दौलत लाई जा सके। इसके साथ साथ रिटर्न का अमल भी शुरू हो चुका है। अब तक तकरीबन $1 बिलियन के इर्द गिर्द तो ऑलरेडी रिकवर किया जा चुका है मुख्तलिफ केसेस के अंदर। आपकी हुकूमत आने के बाद पिछले 9 महीनों में है वो तकरीबन 11 से 12 जी हमारी हुकूमत आने के बाद जो इस वक्त हमारा जो टारगेट है वो इस वक्त हमारे पास $12 बिलियन से ज़ायद की जो ट्रेस्ड अमाउंट है वो मौजूद है। ये देख लीजिए, ये वो वाला दावा नहीं है जो इसाक डार साहब ने असेंबली के फ्लोर के ऊपर किया था कि जी स्विट्ज़रलैंड में इतने पैसे हमने ट्रेस कर लिए हैं। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये 1 अरब रुपया क्या नैब ने रिकवर किया है और किससे रिकवर किया गया है? कुछ इसमें बड़े नाम भी हैं क्या? नहीं, देखिए, ये जो पैसे रिकवर किए गए हैं ये नैब से हट के रिकवरी है। अगर आप नैब की रिकवरी निकालेंगे तो वो इसके अलावा है। ये वो रिकवरी है जो पाकिस्तान से बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स ट्रेस हुए हैं, उनकी है ये। और ये FBR के उसके अंदर हुए हैं, इंटरनेशनल टैक्सेस के ज़मन में, ये वो रिकवरी है। ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उसकी डिटेल्स देंगे, लेकिन उसमें किन लोगों से रिकवर होती है वो सीगा राज में रखा जाता है। वो हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट की वो एक हिस्सा है। अगर हम किसी का भी नाम डिस्क्लोज़ करेंगे तो आपको वो जो पूरी ट्रीटी अरेंजमेंट है उससे निकाल दिया जाता है। तो वो हमारे ऊपर एक कानूनी नुक्ता है जिसकी वजह से हम उसको रखते हैं। लेकिन हम जो रिकवरीज हो, आपने कहा कि ये ऑप्टिक्स इस किस्म के हो गए कि जिस तरह विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, तो क्या आइंदा आने वाले दिनों में, हफ्तों में कोई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां शरीफ फैमिली की मुतवक्को हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो जहाँ तक ख़वातीन का मामला है, मैं यहाँ बिल्कुल ये बात कहना चाहूँगा, माएँ बहनें सबकी साझी होती हैं और हमें बिल्कुल इज्तनाब करना चाहिए। हमारा पाकिस्तान का जो कानून भी है वो इस किस्म का है कि ख़वातीन से को इस तरह से नहीं बुलाया जाता और ना ही किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे निज़ामी साहब ये है कि सवाल ये भी पैदा होता है कि आपने फिर उनका नाम इस्तेमाल करते हुए इतनी ट्रांजैक्शन क्यों की? क्योंकि कल फिर अदालतों में ये सवाल पैदा होता है कि यह होगा और आपके वकील ही करेंगे कि आपने नुसरत शहबाज साहिबा से सवाल क्यों नहीं किया या उनकी साहबजादियों से सवाल क्यों नहीं किया। तो मैं समझता हूँ चेयरमैन नैब साहब का जो आज डिसीजन था ये बड़ा अच्छा डिसीजन है कि ये चूँकि फाइनेंशियल क्राइम है, आप पूरा एक सवालनामा बना के उनको भेज दीजिए, जो उनका जवाब आएगा आपके रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाएगा और उसके बाद बात आगे चल सकती है। जहाँ तक गिरफ्तारियों का मामला है, देखिए, गिरफ्तारी के लिए तो वारंट ऑफ अरेस्ट उन्होंने हमजा शरीफ के निकाले हुए हैं। सुलेमान साहब के भी शायद वारंट निकले हुए हैं, लेकिन चूँकि वो पाकिस्तान से मफरूर हैं तो अब उनको एक्स्ट्राडिशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो गिरफ्तारी तो हो सकती है। 17 तारीख को अगर हाई कोर्ट उनकी बेल रिजेक्ट कर दे तो फिर वो गिरफ़्तार हो सकते हैं फौरी तौर पे। लेकिन अब ये सारा मामला चूँकि उनके पास प्री अरेस्ट बेल है 17 को नैब को मैं समझता हूँ अपना केस भरपूर तरीके से लड़ना चाहिए लाहौर हाई कोर्ट के सामने। उन्हें अदालत को ऑफ कोर्स वो अपना पूरा केस तो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते प्री अरेस्ट बेल के स्टेज पे, लेकिन उनको अपने केस का कुछ हिस्सा अदालत के सामने रखना पड़ेगा, रखना चाहिए भी कि क्या शवाहिद हैं और किस लिए हमें इनकी गिरफ़्तारी दरकार है, ताकि ज़ाहिर बात है अगर वो गिरफ़्तारी करना बेहतर समझते हैं और उनको लगता है कि उनकी गिरफ़्तारी से तफ्तीश आगे बढ़ सकती है तो ये भी नायब का हक़ है, उसकी गिरफ़्तारी होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया।
बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। निज़ामी साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बुज़दार साहब से आपकी मुलाकात का अहवाल। आज ये शहजाद अकबर साहब की बातों से ये तो पता लगा कि नैब और हुकूमत एक ही पेज पे। हाँ, नैब और हुकूमत एक ही पेज पे हैं और कुछ जस्टिफिकेशन भी इन्होंने दी है बहुत से हवालों से कि वज़रा क्यों बोल रहे हैं, वो बयान क्यों दे रहे हैं। अच्छा निज़ामी साहब, ब्रेक के बाद आपसे जानेंगे बुज़दार साहब से मुलाकात, और फिर जो इस्लामाबाद में चल रहा है, बहुत से वज़रा अब शिफ्टिंग की जा रही है, शफलिंग हो रही है, इससे मुतालिक बज़ाहिर तो तर्जुमान तरदीद कर रहे हैं लेकिन अंदर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। और भी बातें करने वाली, और भी बातें करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पंजाब के अंदर क्या कुछ हो रहा है इससे मुतालिक भी हम बात करेंगे, लेकिन पिछले मंडे को निज़ामी साहब आपने एक ख़बर दी थी, और वो ख़बर क्या थी पहले वो देख लेते हैं, फिर वापस आके इस पे बात करते हैं। आज मैं ये कहूँगा आपको कि पाकिस्तानी मईशत का अगर कोई बहाली चाहिए तो आपको असद उमर से जल्दी आओ बदेर छुटकारा हासिल करना। मुश्किल फ़ैसला इमरान खान साहब को करना ये होगा। मुश्किल फ़ैसला जो है ये IMF के पैकेज के बाद होगा। अच्छा निज़ामी साहब, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, IMF के पैकेज के बाद ये मुश्किल फ़ैसला हो जाएगा। निज़ामी साहब, असद उमर साहब ने खुद ही कह दिया है कि IMF के साथ मामलात तय हो चुके हैं, 6 से 8 अरब डॉलर तक का पैकेज आ सकता है। और असद उमर साहब को लेके क्या तय हो चुका है? ये दो सवाल हैं आपके। सबसे पहले तो बताएं कि ये मेरी खबर ठीक नहीं है। नहीं, मैं क्यों कहूँ, खबर तो जो मैं आसार बताता लग रहे हैं उसके मुताबिक तो खबर ठीक है। नहीं, मेरी खबर ये थी कि उनकी IMF के पैकेज के बाद छुट्टी हो जाएगी। जी, अब मेरी खबर ये है कि IMF के पैकेज से पहले उनकी छुट्टी हो जाएगी। अच्छा, जी, कुछ दिनों में असद उमर साहब से ये कलमदान ले लिया ये जाएगा। काफ़ी हालात जो हैं वो ख़राब हो गए। जो दरून खाना IMF और पाकिस्तानी हुकाम की मीटिंग में शरीक थे, वो ये कहते हैं कि ऐसे लगता है कि असद उमर साहब का तर्ज अमल यूँ है कि जिस तरह पाकिस्तान पैसे दे रहा है IMF को। अच्छा, हाँ, और नतीजा ये हुआ है कि IMF के पैकेज में भी बड़ी पेचीदगियाँ पैदा हो गई हैं। सबसे बड़ी पेचीदगी ये है कि IMF का मिशन जो पाकिस्तान आ रहा था रवां माह में, अब वो अगले माह आएगा। और ये IMF का पैकेज अब जब मिला, ये कहना कि वो फाइनल हो गया, अगर मिला और मिलेगा यकीनन, वो अब चला गया है बजट के बाद। अच्छा, जून में, बजट से पहले उसके कोई उसकी आसार वजूहत हैं। अब IMF की जो शरायात हैं वो बड़ी सख्त हो गई हैं, मजीद गंभीर हैं। ये अच्छा, फिर ये कहा गया था कि जी हम इसलिए फौरी तौर पे नहीं गए कि हमने IMF को नरम कर लिया। अब आप सुन लेंगे क्या नरम किया उन्होंने। वो तो पहले ही कह रहे थे कि जनाब गैस की और पेट्रोल की और बिजली की कीमतें बढ़ाएं। ठीक है जी, अब उन्होंने कहा कि जी ओगरा जो है उसको इंडिपेंडेंट करें और कीमतें जो है वो सब्सिडीज ख़त्म करें इन पर। सही, ठीक है, रुपये को फ्री फ्लोट करें, यानी कि बिल्कुल आज़ाद कर दें, और स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी को हकीकी बनाएं। ठीक है जी। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ये हमें बताएं कि CPEC की तफसीलात दें। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है, कहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट पे कितने पैसे खर्च हुए। ठीक, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर क्या अखराज आता है वो हमें बताएं। ठीक है जी। JF थंडर जो चीन के ताबन से बना रहे हैं, इसका क्या मुआहदा। ठीक है जी। सबमरीन है आप चीन से किस भाव खरीद रहे हैं। अच्छा, अब IMF वाले भी बहुत आगे निकलते जा रहे हैं। मकसद ये है कि ऐसे लगता है कि अमेरिका भारत की ज़ुबान बोल रहा है और भारत एक किस्म का उनका प्रॉक्सी तो है ही यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे। और अगर हम ये बातें मानते हैं तो क्या हमें भारत के ताबे बनाना चाहते हैं। तो मकसद कहने का फिर ये बात ये है कि नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स पे और हमारा एतमाद का फुकदान इतना है कि वो कहते हैं कि जी पहले हमें दिखाएं कि आपने क्या बजट बनाया, फिर मंजूर करेंगे वो बजट, फिर आपको पैसे देंगे हम। तो फिर असद उमर साहब किस बात पे क्लेम कर रहे हैं कि मामला तय हो गए? असद उमर साहब की नालायकी तो सामने आ गई ना। अब ये अगरचे फवाद चौधरी साहब तरदीद कर रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं है, वो नहीं है,
लेकिन ये फैसले हो चुके हैं। फैसले हो गए, लेकिन इमरान खान साहब ने भी फैसले करने ना, क्योंकि इक़्तिदार इमरान खान साहब खुद बड़े तंग हैं। किससे क्या तंग करें है? वो? असद उमर साहब से तंग वो है? रोज़ बैठे हुए मीटिंग कर रहे हैं कि भाई ये क्या करें हम यार। हालात जो है वो इतनी तेज़ी से रूब सवाल हैं कि देयर इज़ नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। अच्छा, असद उमर का और मुतबादिल इतने, कौन? अब आप कहें कि अगला सवाल आपका ही होना चाहिए, हु विल रिप्लेस असद उमर। ये मैं ही पूछ रहा हूँ, मुतबादिल कौन है उनका? आपको पता ना कि जब एक मरीज़ जो है उसके 2-3 ऑपरेशन ख़राब हो जाए तो कोई डॉक्टर हाथ नहीं लगाता। ऐसा ही है। ये ऐसा मुश्किल फैसला है कि कौन उनका रिप्लेसमेंट होगा, और उनकी रिप्लेसमेंट ना मिलने की वजह से वो अभी तक टिके हुए हैं, अच्छा, लेकिन ज़्यादा देर नहीं टिक सकेंगे। जो नाम आ रहे हैं, सीनियर लोग तो हैं ना, उमर अयूब साहब का नाम भी आ रहा है, वो पहले भी स्टेट वो मिनिस्टर सीनियर नहीं है वैसे, लोगों में शामिल है उनका नाम। लेकिन सीनियर मुराद के पहले वो एक पोर्टफोलियो रख चुके हैं, मतलब रिलेटेड स्टेट मिनिस्टर रहे हैं वो फाइनेंस और के कौन किसका नाम आ रहा है? मुशर्रफ दौर में। तो बाकी नाम आप बताएं किसके आ रहे हैं? और नहीं, मुझे तो वो इल्म नहीं है कि किस किस नाम तो चलते रहते हैं ना ऐसे ही अटवाट। शौकत तरीन साहब की मुआवनत जो है वो ली जाएगी, ये भी था, उनको शौकत टीम तरीन में साहब शामिल एक किया बैंकर जाएगा। है, अपना बैंक चला रहे हैं। वो पहले वाली हुकूमतों में रहे हैं ऐसी पोजीशंस में, और उनके पास सलाहियत है कि वो कुछ मामला ठीक कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इस मरले पे शायद वो भी ना आए। तो फिर कौन आएगा? संभाला इस डूबती नाव को कौन देगा? ये तो एक और चैलेंज बड़ा बन गया है इमरान खान साहब के लिए, निज़ामी साहब। और लेकिन इमरान खान साहब को सोच समझ के असद उमर को रखना चाहिए था। देखिए ना, अभी IMF वाला सारा मामला ख़राब हो गया। मैं तो पहले भी प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि जैसे ही ये हुकूमत में आए थे, इनको IMF के पैकेज में चला जाना चाहिए था। अब जो मैं आपको शराइत बता रहा हूँ, ये कोई नरम शराइत है जिसमें मिल रहा है। ये शराइत निज़ामी साहब बढ़ती जा रही अब है। इसमें एक और 3 महीने पहले इतनी सख्त शराइत नहीं थी और ये IMF। बाद में आया, पाकिस्तान मान भी लेगा तो IMF से वेवर लेने पड़ेंगे हमें। क्योंकि बात ये है कि देखें, फिर ये है कि ये IMF खुद कह रहा है 2 या 2.2% 24, ये आबादी की शरह के इजाफे के लगभग है। इसका मतलब है कि नेगेटिव ग्रोथ होगी। अब अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को उठाना है तो GDP पर जो है वो हमें रेज करना होगा, कम से कम 6% होने चाहिए। वो तो वर्ल्ड बैंक कह रहा है, एशियन बैंक वो 3.7 नहीं, और 2.2 पे जा रहे हैं। आप बताएं कि IMF का पैकेज जो है, आपको पता ग्रीस का क्या हाल हुआ था जब ऑस्टेरिटी पैकेज लिया था जब। ये ऑस्टेरिटी जो है ये ग्रोथ रेट को नीचे लेके जाएगी। ये पाकिस्तान में नहीं, देखें ना, अच्छा, इसमें एक मिनट, एक बुनियादी बात जो मैं पहले भी, पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 2% होगी या 3 या इसके लगभग। इन्फ्लेशन जो है 10% तक तकरीबन 9.4 10% तक 10% होगी। ये तो ऑफिशियल फिगर था ना। जी जी, आप जाए ना मेरे साथ, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक के तो आप 10% 20% भी है। तो ये मतलब हुआ कि आप हाई इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ, तो ये तो बिल्कुल ही स्टैगफ्लेशन की तरफ चला अच्छा, जाए। एक जवाब जो और हुकूमत ग्रोथ का है। कैसे होगी फिर? अच्छा, एक जवाब जो हुकूमत का असद उमर साहब का, वो कह रहे हैं कि IMF का पैकेज जब आ जाएगा तो वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, ये सब हमें फंड्स देना शुरू कर देंगे, क्योंकि IMF इज़ अ सर्टिफिकेशन। हम सर्टिफाइड हो जाएंगे, हम पे दुनिया ने एक बार फिर से एतमाद कर लिया होगा कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा ये रहे। ठीक कह रहे हैं। तो ये इस जवाब ये ठीक कह रहे हैं, इससे लोन मिल जाएंगे, लोन। बट पाकिस्तान की कैपेसिटी टू रीस्टार्ट द इंजन ऑफ ग्रोथ, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज जो है, जो आधी बार चली गई है, लोग पैसे ले गए हैं अपने, वो फॉरेन इन्वेस्टर का एतमाद तो बाद में आएगा। पाकिस्तानी मुकामी इन्वेस्टर जो हैं वो पैसे लेके बैठे हुए नहीं लगा रहे। क्यों लगाएं? वो ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही। अच्छा, ये ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है, बिलखुसूस ये जो पंजाब के मामलात हैं, इससे नैब ने उनका बिल्कुल नाटका बंद कर दिया हुआ है इस मुल्क का। ना कोई बिजनेस आ रहा है, ना कुछ आ रहा है। और हुकूमत का जो है चोर चोर बचो, बचने ना पाए। अब मतलब है कि ये असद उमर का कसूर तो नहीं है, कि सारा माहौल ही एक किस्म का ख़राब है। और हर बरस की जो तशखीस है वो पिछली हुकूमत पर तान टूटती है आगे। अच्छा, ये जवाब वैसे अब वो आउटडेटेड हो रहा है, 9 महीने लोग होने समझ के रहे हैं। लगे। 9 महीने बहुत टाइम होता है। असद उमर साहब ने एक अच्छी सही बात कही। उन्होंने कहा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ठीक, यानी कि ये हमारे इक़्तिसादी ढांचे का एक मसला है जो एक हुकूमत का 3 दिन रह गए 9 महीने पूरे होने में PTI के,
और एक और तबका है, उनका ये तासुर है, वो ये कहते हैं कि असद उमर साहब ने ख़जाने से ज़्यादा अपनी मार्केटिंग की है। क्या मार्केटिंग की अपनी? मेरा नहीं कि मैं तो नहीं इत्तेफाक करता कि उनको ही ज़िम्मेदार और मत करार दिया जा रहा है। उनके अपने जो ये हुकूमत के साथी हैं वज़ीर आज़म समेत, वो इसके हक़ में नहीं है। अच्छा, आपने वो कैबिनेट में कुछ और भी चीज़ें होने वाली हैं, वो भी बात करें ज़रा। हाँ, और भी कुछ वज़ीर हैं जिनके नाम लिए जा रहे हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उनका नाम भी आ रहा है, वज़ीर दाखिला का नाम भी आ रहा है। एक ब्रेक लेते हैं निज़ामी साहब, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इससे मुतालिक मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। निज़ामी साहब, जो इस वक्त इस्लामाबाद में चल रहा है उससे मुतालिक भी बात करेंगे, लेकिन गालिबन अक्टूबर 2018 में आपने एक शख्सियत का तज़किरा किया था और उनसे मुतालिक इंकशाफ भी किया था। मुझे तो याद भी नहीं किसकी बात। और ये क्लिप देखते हैं, आपको भी याद करवाते हैं, अवाम को भी याद करवाते हैं, वापस आते हैं, फिर मज़ीद इससे मुतालिक बात करते हैं। ज़रा ये देखिए। ये जो लाइट ब्लू के साथ साहब छोड़ पे बैठे हैं, इनका नाम है आरिफ नकवी। आरिफ नकवी साहब अबराज लिमिटेड के पाकिस्तानी वहाँ के एंटरप्रेन्योर हैं। बहुत बड़ी जो बिल गेट्स फाउंडेशन, उनसे पैसे वैसे लिए इन्होंने और वो लगा दिए इन्होंने, जो पैसे क्या थे फिलंथ्रेपी के लिए या क्या, वो लगा दिए अपने बिजनेस में। तो इनका इंटरनेशनल लेवल पे ये इनका ऑडिट हुआ तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ निकली और जो यूए की हुकूमत ने इनका नाथका बंद कर दिया। अब यूए में ये कर रहे हैं, यूए में ये इज ए वांटेड मैन, फ्यूजिटिव। ठीक है, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? अब ये इसमें इसलिए कर रहे हैं कि वो खान साहब के बड़े करीब हो गए थे इलेक्शन और के दौरान। यहाँ भी वो फिलंथ्रॉपी का काम करते रहे, उन्होंने काफ़ी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन भी किया। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे मौके पे थे, ऐसे मुतनाज़ आदमी को यहाँ लाने से और इस तरह बैठा के उसको सामने बात करने से गलत फहमियाँ ही पैदा होंगी। निज़ामी साहब, ये लाइट ब्लू कोट वाले साहब आरिफ नकवी साहब अबराज ग्रुप के जो सरबराह हैं, ये लंदन में गिरफ्तार हो चुके हैं। जी देखें, मैं मज़ीद क्या कहूँ, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जो कुछ मैंने अर्ज़ किया था कि वो बड़े नफीस आदमी होंगे और बड़े उन्होंने मेहरबानियाँ की हैं खान साहब पे। मेरे भी मेहरबान हैं, दोस्त हैं वो ज़ाती तौर पे। लेकिन ये देखना चाहिए कि भाई आप एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत को एक्सेस हासिल है, ईवान वज़ीर आज़म में हर वक्त आ रहे हैं, हर पॉलिसी मेकर्स के साथ, और यहीं से गए थे वापस तो हीथ्रो एयरपोर्ट पे अरेस्ट हुए। अब वो उन्होंने ये किया कि अब वो पहले तो था ना, मैंने कहा कि यूएई नहीं जा सकते। अब वो वीडियो लिंक पे अमेरिकन प्रोसिक्यूटर उनको करेंगे जस्टिस डिपार्टमेंट, और बिल आखिर उनकी एक्सट्रेडिशन होगी वहाँ। उनका एक पार्टनर जो है वो तो पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, वो अमेरिका में गिरफ्तार हैं, ये लंदन में गिरफ्तार हो गए। हाँ, बहरहाल ये फिर देखो तो लो, फिर फैसला करो कि यार चॉइस जो है वो खान साहब की आप इस मामले में कह रहे हैं कि ज़रा मज़ीद बेहतर होनी चाहिए, बिल्कुल, परखना चाहिए पूरे तरीके से। बिल्कुल। अच्छा, निज़ामी साहब, पार्लिमानी उमूर के वज़ीर हैं एजाज शाह साहब, उन्होंने कहा कि जो धोखेबाजों की कॉल पे सड़कों पे आएगा, सड़कें ब्लॉक करेगा, उसकी चित्रोल होगी। ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया करें। नहीं, वो चित्रोल पे जो आपके साथ हुआ और वो कि मेरी और आपकी चित्रोल ना करें पीटीआई वाले जो नहीं, वो तो खैर मामूल है, मतलब 4 शोज़ हमारे वीक में होते हैं तो 3 में तो हो ही रही होती है, वो कोई नई बात नहीं है, ना सिर्फ हमारी बल्कि और मुझे केयरलेस नहीं। लेकिन ये वज़ीर साहब ने सामने आए, अपने नाम से बात करें। नहीं, ये तो वज़ीर साहब ने बांगे दोहल कहा है। नहीं, ये तो उन्होंने कहा ना कि चित्रोल होगी। बाय द वे, आपने इन दोनों का नाम लिया खराब चॉइसेस के बाद। शाह साहब एक बड़े तजर्बाकार जहाँ दीदा किस्म के आदमी हैं। वो एंटी नारकोटिक फोर्स से डीजी ISI पंजाब लगे, रीजनल यार्ड थे। फिर वो होम सेक्रेटरी पंजाब रहे, मुशर्रफ के दस्ते राज यार, फिर वो DGI भी रहे। तो अब ये जो है ना, ये बात नहीं है असल। तो इसका मतलब चित्रोल करना भी खूब जानते हैं। चित्रोल करना जानते हैं। रेमंड डेविस वाले केस के अलावा वो था जो जिसको कत्ल किया था यहाँ, जिसका कत्ल था उसका वो मैं भूल रहा हूँ यार, वो जो फिर अभी आता है जहन में ना। किसका हवाला दे रहे हो? रेमंड डेविस तो एक अलग केस है। रेमंड डेविस अलग केस है। वो जो साहब थे जिन्होंने जो एक जर्नलिस्ट को बिहेड किया था,
पाकिस्तान में, उसके कातिल को भी इन्होंने है जी खालिद शेख उनको पकड़ा था ना जी। तो मतलब है अपने काम के माहिर हैं, लेकिन ये साफ इंडिकेशन ये है कि ये इंडक्ट किए गए हैं पार्लियामेंट में वोट, लेकिन इनकी मंजिल भी यही है और इनको मंजिल हासिल हो जाएगी। नहीं, आप क्या कह रहे इंटीरियर हैं कि मिनिस्टर। ये इंटीरियर मिनिस्टर बन जाएंगे, फुल फ्लैज इंटीरियर मिनिस्टर होंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि और शहरियार आफरीदी साहब जो हैं उनका पता भी इधर उधर साफ भेज होने वाला है। देंगे, इधर उधर भेज देंगे। अच्छा, उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन क्योंकि- ज़रूरत तो है ना एक इफेक्टिव इंटीरियर मिनिस्टर की। देखिए बलूचिस्तान में क्या ठीक है, वो क्या हुआ है, और बिल्कुल जो पब्लिक रिएक्शन आ रहा है उसको भी एक काउंटर करने की ज़रूरत है। बुज़दार साहब की सुनाएं, मुलाकात हुई है आपकी और आज तो उनका बयान भी आया है कि जो अफसर काम करेगा वही टिकेगा और मैं हमारा गया था काम है। उनके वालिद साहब की मौजूदगी पे फातह खाने के लिए, तो मैंने देखा उनसे जो मुलाकात मेरी हुई, अलग भी मुलाकात हुई, कुछ लोग भी थे पहले, काफ़ी कॉन्फिडेंट लगते हैं आप और असर्टिव लगते हैं। अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि मैं ये करने लगा हूँ। अब देखें ये बड़ी असर्ट करना शुरू कर दिया। आईजी पंजाब का अमजद सलीमी की जगह कोई और आ रहे हैं, आरिफ कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज साहब का नाम आ रहा है और एडी ख्वाजा साहब का नाम भी आ रहा है। बहरहाल अभी नोटिफाई जो है वो नहीं हुआ। ये तीसरे आईजी होंगे। नहीं, आज उन्होंने स्टेटमेंट दी, चीफ सेक्रेटरी को भी हटा दिया, आईजी को भी हटा दिया। ये इसका मतलब ये है कि नोटिफिकेशन हो गया आरिफ नवाज हाँ साहब जी, का ये। मेरे तो ख्याल था कि हो जाएगा ये, जो मेरा इंडिकेशन उन्होंने मुझे दी थी। अच्छा, ये अब इसके साथ अब एक ये अगरचे मुझे सीएम ने नहीं कहा, लेकिन मुझे इंडिकेशन यही है कि यहाँ भी पंजाब में भी परफॉर्मेंस बेस्ड मामला होगा और कुछ शायद कुछ काबीना के अरकान की भी छुट्टी हो, कुछ नए आए हैं, कुछ रिशफल हो महकमों में। ये उन्होंने कहा है कि सूबाई जो वज़रा हैं उनकी कारकर्दगी का हम जायज़ा ले रहे हैं। अच्छा, लेकिन बहरहाल असल बात यह है कि इंतहाई शरीफ और वज़ादार आदमी लगे मुझे, पहले भी मिलता रहा हूँ, देसी आदमी है। पहले मुकाबले में आज उनमें मुझे खुद एतमादी और असर्टिवनेस ज़्यादा नज़र आई। लेकिन ये और तरीके के आदमी हैं, ये शहबाज शरीफ मॉडल को नहीं फॉलो कर सकते। ये कुछ परवेज़ इलाही मॉडल शायद अंडरस्टेटेड थोड़ा सा, तो लेकिन परवेज़ इलाही भी बड़के तो मार लेते थे ना, ये बहुत अंडरस्टेटेड। अच्छा, एक टाइम था, अभी देखिए 9 महीनों में ये तीसरे आईजी साहब तब्दील हो गए हैं पंजाब में, और मुश्ताक सुखेरा साहब हमने देखा कि दो तीन साल या इससे भी ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब जब तक वो सीएम रहे वो मुस्तकिल तौर पे आईजी रहे। पीटीआई जो पुलिस रिफॉर्म्स करना चाह रही थी इलेक्शन से पहले, उस पर किस हद तक काम हुआ है? वो भी जो पुलिस रिफॉर्म करना चाह रहे थे साहब, वो भी फारिग हो गए थे, वो नासिर दुरानी साहब इस्तीफा दे के थे। तो ये जो चल रहा है पंजाब में, ब्यूरोक्रेसी एक जानिब काम भी नहीं कर रही, फिर दूसरी देखिए ये बहुत बड़ा मसला है। खान साहब को अपनी प्रायोरिटीज़ जो है सेट करनी पड़ेगी कि भाई अगर आप ब्यूरोक्रेसी से काम लेना चाहते हैं तो ये खौफ और रास के माहौल में वो काम नहीं करेंगे। खाली ब्यूरोक्रेसी को गाली कह के जी ये ब्यूरोक्रेट जो है ये वो हैं सभी चोर हैं, तो बड़ा मुश्किल है। और ब्यूरोक्रेट जो है दे आर दी जो ज़रिया है काम करने का, तो ब्यूरोक्रेट्स ही है ना, कॉन्डुइट है। हम आज वज़ीर आला साहब ने भी कहा हमारा काम फैसला है और सियासी लीडरशिप ने फैसला करना है, अमल दरामद ब्यूरोक्रेसी ने करवाना है। अब एक खबर ये भी आ रही थी कि वो लोग, वो अफसरान जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में खासे इफेक्टिव थे, उनसे काम लेने का फैसला किया गया है। ऑलरेडी हैं वो, ऑलरेडी हैं कई है। और बुज़दार साहब ने उनसे काम लेने का फैसला किया। देखिए ना, बात यह है कि ब्यूरोक्रेट जो है वो तो हुकूमत का मुलाजम होता है ना, स्टेट का, वो शहबाज शरीफ के या बुज़दार साहब के ज़ाती मुलाजम तो नहीं है ना। तो ये अच्छा फैसला है। और मेरे ख्याल से बुज़दार साहब को ज़रा मीडिया से भी इंटरेक्शन आज मैंने देख रहा था ज़रा, नहीं आज उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी डोमिनेंट थी, बड़े कॉन्फिडेंट थे। हाँ जी, मैंने भी ये आज नोट किया ये। आप तो खैर रूबरू मुलाकात भी हुई ना आपकी, तो आज बल्कि आज वो ज़्यादा बोल रहे थे, उनके जो तर्जुमान हैं वो कम बोल रहे थे उमूमन। वो अक्सर लेकिन बॉडी लैंग्वेज का मसला है कि मियां नवाज शरीफ फॉर एग्जांपल वो कभी भी पुरतमा तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे जी। कोई बैठा होता था, अवल तो करते ही नहीं थे, होती थी पसंदीदा लोगों की होती थी, मनपसंद सहाफ़ी हुआ करते थे। और जो इमरान खान है वो फवाद चौधरी वगैरह सबको इधर उधर बैठाया होता है, वो खुद कंडक्ट करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंट हैं। जो उनकी काबिल तारीफ बात है, उनको अपने आप उनसे एग्री करें या डिसएग्री करें, वो पुरतमाद तरीके से बात करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के मामले में शहबाज शरीफ साहब भी बस एवरेज ही थे, कोई इतने कॉन्फिडेंट और इतने नवाज शरीफ साहब जितने कमज़ोर भी नहीं मालूम वो होते। शरीफ बरदरान जो है ना, वो क्रिटिकल क्वेश्चन जो है बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा,
अच्छा, ये आप शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब, इनके एक और दोस्त चौधरी निसार अली खान साहब, उन्होंने मशवरा दिया है मियाँ साहब को कि अपने दुश्मनों में इजाफा मत करें, और ये भी कहा कि उनकी मैं मुराद अब से, अब ये चौधरी निसार अली खान का हाल ये था कि ये रूठ जाते थे, ये शदीद किस्म की नरगिसियत का शिकार है, और इनको इतना घुमंड था शहबाज शरीफ की दोस्ती पर कि ये मियाँ नवाज शरीफ की बेइज्जती करना जो है ना, बेइज्जती कर देते थे। अच्छा, और कई कई महीने मियाँ नवाज शरीफ और इनकी बोलचाल बंद रहती थी, और मियाँ नवाज शरीफ इनके रवैये को बर्दाश्त करते थे। और बल्कि जो मियाँ नवाज शरीफ की इनर कैबिनेट है, किचन कैबिनेट, वो बड़े हैरान होती थी कि यार ये मियाँ नवाज शरीफ जो है नॉर्मली तो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते, तो इसके नखरे क्यों इतना बर्दाश्त करते हैं चौधरी साहब के? क्यों करते थे? शहबाज शरीफ उनकी बहुत बड़ी सपोर्टर थे। अच्छा, और बातें जो है चौधरी निसार के मशवरे जो है ठीक है सब्सटेंस में देखा जाए, लेकिन एटीट्यूड जो है, जब उन्होंने उनकी बेटी को क्रिटिसाइज करना शुरू किया तो दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ। वहाँ से ही सारा सिलसिला शुरू होता है। अच्छा, निज़ामी साहब, नवाज शरीफ साहब की सेहत से मुतालिक उनके जो डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं कि मामला अभी भी देखिए जी, उनका मसला जो है ना बाईपास हो सकता है, करोटेड आर्टरी का है, जो मैंने सुना है उनके बाद वालिदीन से, वो बड़ा सीरियस मसला है, और मेरा ख्याल है कि ही इज़ अ कैंडिडेट फॉर अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ सर्जरी, और अस्पताल में भी दाखिल होंगे, और शायद उनको मियाँ नवाज शरीफ का कहना ये अब तो जो भी मिलने जाता है उसको कहते हैं कि मैं जेल वापस जाना चाहता हूँ, ठीक, क्योंकि लोग मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद वो एक्सटेंशन भी हो और बैरून मुल्क इलाज के लिए भी उनको ठीक। जाना पड़े या भेजना पड़े। अच्छा, नैब और हुकूमत आपने कहा था एक पेज पर है, लेकिन फवाद चौधरी साहब को छोड़ के, क्योंकि वो हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने वो देखा नहीं, नैब ने उनको बड़ा झाड़ा है, उसने कहा मैंने तो कोर्ट्स की बात की है। ठीक है। निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आराम से इतने अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।